नमस्कार साथियों। आज हम सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ प्रकरण जो हमारा चल रहा था बीए पार्ट सेकंड का, उसी पर आगे चर्चा करेंगे। सामान्यज्ञों के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि पॉल एपले भी कहते हैं कि विशेषज्ञों का प्रत्येक मूल्य संकीर्णवादी है। इनकी जानकारी समस्या के विशिष्ट पहलू तक ही सीमित होती है। अर्थात इनका मानना है कि ये सामान्य दृष्टि से या समग्र दृष्टि से नहीं देख पाते। इसी प्रकार रॉबर्ट डुविन भी कहते हैं कि नीति संबंधी निर्णय लेने में विशेषज्ञ एकदम अनुपयुक्त है, क्योंकि वो किसी एक बिंदु पर फोकस करेंगे और उसके कारण समग्र नीति का निर्माण में परेशानी पैदा होगी। हेरोल्ड लोस्की ने भी कहा है कि प्रशासनिक निर्णय लेने में विशेषज्ञों की अपनी सीमाएं हैं। ये अधिकारी अपने तकनीकी ज्ञान को ग्रहण करते समय सामान्य ज्ञान की बलि चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार सामान्यज्ञों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रिटिश काल से ही श्रेष्ठता प्राप्त है, इसलिए इनका आधार बनता है प्रशासन में। दूसरी बात, सामान्य प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों, नियमों, उपनियमों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और प्रशासन और प्रबंध करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात, इनकी सामान्य पृष्ठभूमि इस कार्य के लिए अनुकूल होती है, जबकि विशेषज्ञ है वो किसी एरिया विशेष या किसी फील्ड में विशेषज्ञ होने के कारण संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। विशेषज्ञों के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे आर.बी. जैन कहते हैं, सामान्यज्ञों का दृष्टिकोण अधिकतर स्थिर है, जबकि विशेषज्ञ यथास्थिति दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, यानी ये बदलाव के समर्थक होते हैं। फुल्टन कमेटी ब्रिटेन में, इन्होंने विशेषज्ञों की भूमिका की सिफारिश की थी कि उच्च सिविल सेवा का व्यावसायीकरण हो। पुरातन प्रशासन का ढांचा सामान्य प्रशासन के अनुरूप है, अतः वर्तमान में इसे संशोधित करते हुए विशेषज्ञों को स्थान दिया जाए। इसी प्रकार भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने कहा कि विशेषज्ञों के दर्जे व स्थिति में सुधार की सिफारिश की थी। आईएएस की सेवा के लिए एक कार्यपरक क्षेत्र निश्चित किया जाए, जिसमें भू राजस्व, दंडाधिकारी व नियामकीय कार्य शामिल हो। यानी आईएएस को इन्हीं तीन मुख्य कामों पर अपना ध्यान देना चाहिए। एआरसी प्रथम ने यह भी कहा कि केंद्रीय सचिवालय में उप सचिव व अन्य समकक्ष पदों के स्तर पर 8 विशिष्ट सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। द्वितीय वेतन आयोग 1957 से 1959 और संसदीय प्राक्कलन समिति भी विशेषज्ञों के पक्ष में अपनी राय रखती है। पाकिस्तान ने एकीकृत प्रशासनिक सेवा 1973 अगस्त में स्टार्ट की थी। भारत में भी इस प्रकार की भारतीय संघ सेवा का गठन हो। राजस्थान प्रशासनिक सुधार कमेटी 1963 अर्थात हरीशचंद्र माथुर कमेटी ने भी कहा कि तकनीकी विभागाध्यक्षों को सचिवालय के नीति निर्माण में संयुक्त किया जाए, इसके लिए पदेन पदों की व्यवस्था हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब विशेषज्ञों के समर्थक थे। सामान्य तौर पर ये मानते हैं कि तकनीकी योग्यता प्राप्त टेक्नोक्रेट को यदि हम प्रशासनिक प्रशिक्षण दें तो उसके अंतर्गत प्रशासनिक संरचना, संगठन, प्रक्रिया, नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ह्यूमन रिलेशन, ये सब उसके प्रशिक्षण में अगर शामिल कर दिए जाएं तो टेक्नोक्रेट भी एक बेहतर प्रशासक बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, होमी जहांगीर भाभा, वर्गीज कुरियन, एच.एस. सेठना, दौलत सिंह कोठारी, एम.एस. स्वामीनाथन अपने अपने फील्ड में अच्छे प्रशासक रहे हैं। अब इस समस्या का हल करने के लिए संगठन के कुछ रूप हैं, उन पे ध्यान देते हैं। पहला रूप है पृथक पदानुक्रम। पृथक पदानुक्रम के अंतर्गत क्या होता है, सामान्य और विशेषज्ञों का वेतन समान होगा, क्योंकि वेतन में भारी अंतर होता है, इसलिए इसे समान कर दिया जाए। लेकिन विशेषज्ञों को अधिक वरीयता मिलेगी, हालांकि सोपानीय व्यवस्था अलग अलग होगी। यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में अपनाया गया है। दूसरा रूप है समानांतर पद सोपान। इसमें विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ साथ साथ काम करेंगे। दोनों के अपने अपने पद सोपान होंगे,
और दोनों के बीच में लगातार कांटेक्ट बना रहेगा। उदाहरण के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होता है, जबकि सचिव स्वास्थ्य विभाग सामान्यज्ञ होता है। ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। तीसरा है संयुक्त पद सोपान। इसमें क्या किया जाता है, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ संयुक्त रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारी स्थायी सचिव को रिपोर्ट करते हैं, जो कि सामान्यज्ञ श्रेणी का होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, वो सामान्यज्ञ होता है, उसके नीचे उप सचिव सामान्यज्ञ होगा और कृषि निदेशक विशेषज्ञ होगा। तो दोनों साथ साथ काम करेंगे और उनके ऊपर एक सामान्यज्ञ अधिकारी की नियुक्ति होगी। और चौथा है एकीकृत पदानुक्रम। सभी सेवाओं और संवर्गों को मिलाकर एक एकीकृत लोक सेवा का गठन किया जाए। इन सेवाओं में एक प्रतियोगी परीक्षा होगी और वेतनमान सेवा शर्तें सभी समान होगी। पाकिस्तान में इसे 20 अगस्त 1973 से लागू किया गया है। भारत सरकार ने इस बारे में कुछ कदम उठाए हैं। जैसे भारत सरकार ने 1948 में केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया। इसके फलस्वरूप स्थायी सचिवालय अधिकारियों का एक पृथक संवर्ग का निर्माण हुआ, ताकि वो लोग इस कार्य में परफेक्ट हो सकें। सरकार ने 1957 में केंद्रीय प्रशासनिक पूल की स्थापना की, ताकि केंद्रीय सचिवालय में उच्चतर पदों पर नियुक्ति की जा सके इस पूल के माध्यम से। भारतीय वन सेवा 1966 का गठन किया गया, जो कि एक विशेषज्ञ अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन हुआ, ये भी विशेषज्ञ केंद्रीय सेवाएं हैं। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के अधिकांश पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। जैसा कि पंडित नेहरू कहते हैं, भारत को तीव्र विकास के लिए डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए और अन्य विशेषज्ञ चाहिए, जो देश की किस्मत पलट सके। तो हम ये मानते हैं सुझाव के रूप में कि विभाग के प्रधान अधिकारी पहले से ही तय कर दिया जाए कि कौन सामान्यज्ञ होगा, किस पोस्ट पे विशेषज्ञ होगा। तकनीकी विभागों के प्रमुख अगर विशेषज्ञ बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तकनीकी पदों के लिए कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। सामान्यज्ञ विशेषज्ञों की ट्रेनिंग प्रक्रिया एक साथ हो। पदोन्नति में बदलाव करके विशेषज्ञों को बिना प्रशासकीय पद ग्रहण किए हुए ही सामान्यज्ञ के समान वेतनमान तक पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाए। सचिवालय और निदेशालय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का विवाद सुलझाया जा सकता है और प्रशासन में इन दोनों की ऊर्जा, मेधा, शक्ति, समय, श्रम का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।